2 मिनट ले लो, रिवाइज कर लो। ओके हो गया, ठीक ठीक है। तो देखो आज का क्लास अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे बफर कैपेसिटी से, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने ये चीज़ तो देख लिया था, पीएच ऑफ बफर जो मैक्सिमम हो सकता है पीके +1 या पीके -1। एसिडिक बफर के केस में, बेसिक बफर के केस में पीके ए की जगह पीके बी आ जाएगा, राइट। ओके तो फिर आगे बढ़ते हैं। बफर कैपेसिटी, तो बफर कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि भाई स्मॉल अमाउंट ऑफ, आप जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिला लो, लेट अस सपोज हमारा एसिडिक बफर है, ठीक है। तो उसमें तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड भी मिला सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस भी मिला सकते हैं, स्मॉल अमाउंट, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, रेजिस्ट करना चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी अमाउंट का अब थोड़ा आइडिया है ना, अमाउंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, उसमें से पीएच चेंज हो जाता है। हाँ, जैसे वो सॉल्ट अपॉन एसिड का जो रेशियो 0.1 से 1 क्यों 0.1 से 10 क्यों इम्पॉर्टेंट है ना, हाँ, क्योंकि बफर का वहीं तक वो काम कर सकता है, उसके बाद वो मेनली किसी और दूसरे तरीके से काम करने लगेगा। अगर वो उसके कम से एसिड हो जाए, हाँ, बात समझे, ठीक है। तो दैट्स वाई वो रेंज इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें है कि भाई क्या ऐसा चेंज किया जाए कि टोटल पीएच जो है बफर का वो 1 यूनिट से क्या हो, इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, बात समझे। तो यूनिटी 1 के लिए कई बार यूनिटी टर्म हम लोग ले लेते हैं, राइट। तो यूनिटी का फर्क अगर हमें लाना है बफर के सोल्यूशन में, तो क्या चेंज करना होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस जो भी हम लोग दे रहे हैं उसका वो अमाउंट क्या होगा, बात समझ आई, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में आइडिया कौन बताता है, ये बफर कैपेसिटी। यूनिटी अमाउंट चेंज करने के लिए। हाँ हाँ, ओवरऑल वहाँ क्या होगा, सिंगल पीएच जो भी पीएच है पहले वो 1 से वैरी करना चाहिए, बात समझ आई, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन हम लोग मेन पार्ट लिख लेते हैं, डेरिवेशन हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन कर सकते हो मैथ्स वैथ्स यूज़ करके। एलएन का ये जो डिफ्रेंशिएशन होता है ना, उसको थोड़ा यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन मतलब सिलेबस के अंदर ही है, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हम लोग देखो उसका पहले स्टेटमेंट लिख लो। स्टेटमेंट इज, लिख लेना, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अब ऐसे लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, पहचान जाते हो। अमाउंट ऑफ, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस required to change pH of buffer by 1 unit, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिख लेना, मैथमेटिकली कॉमा, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल हम क्या चाह रहे हैं, इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम ये चाह रहे हैं डेल्टा पीएच कितना हो जाए, 1 से
आपका चेंज हो जाए, ऑल्टर हो जाए, राइट, इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट लिख लेना मैथमेटिकली कॉमा it may be defined as ratio of small amount of acid or base required to change pH in buffer. All right, that means आप सेकेंड लाइन की वजह से देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ जो भी आपने चीज ऐड किया है, राइट, तो जो भी हमने ऐड किया ना, लेट अस सपोज उसको x बोलते हैं, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है, राइट, अपॉन डेल्टा चेंज इन pH। बात समझे? तो ये समझ रहे हो ना, इसमें स्मॉल डी भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंशिएशन है ये, ठीक। ऑल राइट, अब इसका मैं सीधे यहाँ पर वैल्यू लिख रही हूँ, जो वैल्यू यूज होता है, जो वैल्यू आता है, ठीक है। ये वैल्यू आ जाता है 2.303 A इंटू बी अपॉन A प्लस बी, ठीक है, इतना पहले लिख लेना, ए बी अपॉन A प्लस बी लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको समझने के लिए एक चीज थोड़ा हम लोग रिलेट करते हैं। देखो सिंपल, अगर लेट अस सपोज हम लोग अभी कौन से बफर की बात कर रहे हैं, एसिडिक बफर, है ना, किसी भी बफर से स्टार्ट कर सकते हैं। लेट अस सपोज अभी एसिडिक बफर लिया, तो एसिडिक बफर का पीएच क्या होता है, बोलो फॉर्मूला, हाँ, सॉल्ट अपॉन एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। अच्छा, ये लॉग जब लेते हैं तो बेस क्या होता है, बेस 10 होता है, राइट। डिफरेंशिएशन में जब हम लोग ये चीज पढ़ते हैं तो ये dln(x) dx का फॉर्मूला आपको पता होता है 1/x, है ना। अब केमिस्ट्री में ln(x) को अगर आपको log x में चेंज करना है तो यही तो 2.303 से मल्टीप्लाई होता है ना। ये आपने काइनेटिक्स में पढ़ रखा होगा, राइट, है ना। हाँ बिल्कुल, थर्मोडायनेमिक्स में भी आता है, एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा हाँ, हम लोगों का भी जो फॉर्मूला है उसमें भी आ चुका है, आई थिंक, है ना, डेल्टा H अपॉन 2.303 R, केमिकल इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर रिलेटेड है, राइट। वैसे ये मैं जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रही होती हूँ ना, उस समय ये बता देती हूँ, राइट। मैथ्स में इसका ज़रूरत नहीं पड़ता उतना, ln(x) को ln(x) की तरह लेके फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, बस ये देखते हैं, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में ये काफ़ी जगह यूज़ होता है, तो दैट्स हाउ 2.303 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग एक्चुअली मैथ्स का ये पार्ट यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा यहाँ लॉग है तो इसको पहले लॉग में बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, उसके बाद हम लोग नॉर्मल चीज़ जो भी है उसको यूज़ करते हैं, ऑलराइट, ठीक है। तो इसका थोड़ा यूज़ आता है, ऑलराइट, ओके। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, मैं ए बी समझाने की कोशिश कर रही हूँ, व्हाट इज ए व्हाट इज बी, ठीक है। तो ये जो सॉल्ट है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, लेट अस सपोज बी ले लिया है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अभी ए ले लिया है, ठीक है, ऑलराइट। तो इस केस में व्हाट इज बी, तो बी इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, है ना, या कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट बेस भी ले सकते हो, एसिडिक बफर है तो कॉन्जुगेट बेस टर्म आएगा यहाँ, राइट, ओके। ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ऑलराइट, ओके। और यहाँ देखो ये जो टर्म है ना, इस टर्म में एक और चीज आता है, अभी उस चीज को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। एक्स ले लेते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ SA या फिर SB जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, ऑलराइट, ओके। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनिशियली लेट अस सपोज अगर एसिडिक बफर पे हम लोग काम कर रहे हैं तो इनिशियल पीएच ये कहलाएगा, ठीक है। हम लोग अभी देखो क्या कर रहे हैं, dx मतलब जो चेंज लिया है अपॉन चेंज इन चेंज ऑफ pH, डेल्टा pH, राइट। तो डेल्टा pH हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं भाई, पहले pH क्या था, pH, बाद में pH2 जो चेंज हुआ वो क्यों चेंज हुआ, क्योंकि आपने कुछ अमाउंट में स्मॉल
अमाउंट में x कुछ आपने ऐड कर दिया, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब देखो ये जो एसिड होता है, जो इक्वेशन होता है, ये आपका कोई भी ये वीक एसिड होगा एक्चुअली, है ना, पीएच बफर के इक्वेशन में, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस प्लस H प्लस, यही तो आता है, तो यहीं से हम लोग पीएच लेके चले आते हैं, ठीक है। उधर एक मतलब कल बहस कर रहे थे पूरे केमिकल पीरियड, तो उधर एक स्टेटमेंट था वीक एसिड से उसका कंजुगेट मतलब जो कंजुगेट बेस आता है स्ट्रॉन्ग, हाँ बिल्कुल। उसका एक बार वीडियो समझ नहीं आया। अच्छा, ठीक है, ठीक है, इस बात पे अभी हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। क्या होता है ना, कोई भी वीक एसिड है ना, तो वो जब H प्लस रिलीज कर देगा तो ये स्ट्रॉन्ग आपका कॉन्जुगेट बेस हो जाता है, ठीक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक होगा, वो वीक होगा, ठीक है। अभी उस पर आते हैं हम लोग, ऐसा क्यों रहता है, ठीक है, ओके। अब देखो इसमें लेट अस सपोज हमने क्या किया है, अभी कुछ अमाउंट में एसिड ऐड किया है, एसिड ऐड किया है, तो एसिड आप ऐड करोगे तो वो किसके साथ जाके रिएक्ट करेगा भाई, कॉन्जुगेट बेस के साथ, ठीक है, रिएक्ट करेगा, ये इधर होने लगेगा, यही तो है, ठीक है। तो अगर आपने एसिड ऐड किया है तो कॉन्जुगेट बेस मतलब यही तो है, सॉल्ट, सॉल्ट या कॉन्जुगेट बेस, बात समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा, सॉल्ट वैसे एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, इसी वजह से हम लोगों का ये कॉन्जुगेट बेस का सीधे सीधे कंसंट्रेशन ना होकर सॉल्ट से ये वैल्यू आ जाता है, राइट, क्योंकि हम लोगों ने वीक एसिड सेम लिया है यहाँ सॉल्ट में। उधर तो स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हैं। हाँ, तो एक बात सोचो, सॉल्यूशन बफर अगर आप बना रहे हो तो उसमें केवल वीक एसिड तो नहीं होगा, वीक एसिड प्लस सेम वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट होना चाहिए, सॉल्ट होना चाहिए। दैट इज वाई ये कॉन्जुगेट बेस वाला पार्ट कॉमन आ जाता है, ये अगर कॉमन नहीं होगा तो ये ऐसे काम नहीं कर पाएगा, राइट। तभी तो इसका हम लोग जो भी अमाउंट लेते हैं वो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, ये सीधे सीधे सॉल्ट से आ रहा होगा, बात समझ गए। तो अगर आपने एसिड लिया है स्ट्रॉन्ग अमाउंट में, तो ये एसिड लेट अस सपोज ये x अमाउंट है, तो ये क्या करेगा, b को थोड़ा कम करेगा, b माइनस एक्स और a प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ऑलरेडी बहुत कम अमाउंट है, बात समझे ना, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग pH 1 लिख लें तो यहाँ पर अब जब हमने क्या किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड कर दिया, तो pKa तो चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर तो नहीं बदल रहे, ठीक है, प्लस लॉग में लेकिन थोड़ा चेंज होगा, क्या, जो भी बेस था, सॉरी जो भी सॉल्ट था उसमें थोड़ा माइनस हो जाएगा, जो भी एसिड था उसमें थोड़ा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब सोचो ये जो डेल्टा पीएच निकालना है तो क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो pKa टर्म कैंसिल होता हुआ दिख रहा है क्या, है ना, कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस माइनस, हाँ माइनस में आ जाएगा। अब माइनस में रहे या प्लस में रहे उसको तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के टर्म में ला सकते हैं, लॉग के अंदर ला सकते हैं, बात समझ आ रही है ना। तो ये पॉइंट क्लियर है ना कि इधर तो डेल्टा पीएच आ जाएगा, क्योंकि pH 2 माइनस pH 1 को हम लोग डेल्टा पीएच लिख देंगे, वही डेल्टा पीएच यहाँ यूज हो रहा होता है, ठीक है। और डेल्टा पीएच के एक्सप्रेशन में x इंक्लूड हो जाता है अलोंग विथ a एंड b, पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डेल्टा px का dx के साथ में सिंपल डिफरेंशिएट कर लो, है ना, डिफरेंशिएट कर लोगे तो क्या यूज कर लोगे, उल्टा कर लोगे ना, इसका d डेल्टा pH अपॉन dx कर सकते हैं, नॉर्मल जैसे आप डिफरेंशिएशन यूज करते हो डिफरेंशिएशन यूज कर लो प्रॉपर, ठीक है। तो क्योंकि आप log बेस 10 का कर रहे हो और आपको पता होता है ln का, तो 2.303 टर्म आ जाता है, पॉइंट समझ रहे हो ना, ठीक है। एंड उसी का जो रिजल्ट है, रिजल्ट देखो ऐसे आता है, केवल ए बी ना आके हमारा क्या रहेगा, ए के साथ प्लस एक्स रहेगा, बी के साथ माइनस एक्स रहेगा, बात समझ में आई, ठीक है, ऑलराइट। लेकिन ये ए और बी के रिस्पेक्ट में ना वो एक्स बहुत ही कम होता है, तो क्या हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बात समझे ना, ठीक है। तो ऐसे एक्स अमाउंट हमने ऐड तो किया है, लेकिन वो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ए और बी के रिस्पेक्ट में वो एक्स नेग्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। टर्म रहता है ए प्लस एक्स, इधर बी माइनस एक्स। यहीं पर अगर हम लोगों ने कुछ अमाउंट में स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दिया तो वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ बी प्लस एक्स हो जाएगा, ए माइनस एक्स हो जाएगा, है ना, अगर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दिया, राइट। लेकिन ये एक्स इतना कम है कि इधर ऐड करो या इधर माइनस करो में फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ओवरऑल तो हमारा एक्सप्रेशन यही रह गया, पॉइंट समझ रहे हो क्या, हाँ। अब देखो मैं एक और पॉइंट अभी क्या आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ जो b माइनस एक्स है वो क्यों हुआ था, क्यों हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया। अब बफर है, हमारी मर्जी, हम चेक करना चाहे हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब आप स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करोगे तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा अभी, तो ये एसिड का अमाउंट a जो है वो a माइनस एक्स हो जाएगा ना,
देखो एक बार फिर से इस पॉइंट को देख लो, अभी हमने कौन सा केस लिया था, एसिडिक बफर, ठीक है, ऑल राइट। एसिडिक बफर का एग्जाम्पल में जनरल अगर हम लोग लिखे तो कोई भी वीक एसिड रहता है और इक्विलिब्रियम वाले में इसी वीक एसिड से हम लोग एक H+ निकाल ले तो कॉन्जुगेट बेस बचा रह जाता है, ठीक है, ऑल राइट। अब ये बफर है तो इसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड थोड़ा ऐड करें तब भी ये पीएच के चेंज को रेजिस्ट करेगा, स्मॉल बेस थोड़ा ऐड करें तब भी पीएच के चेंज को रेजिस्ट करेगा, ऑल राइट, ओके। आपने क्या लिखा है कि भाई ए किसको माना है हमने, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, बी किसको माना है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बोल लो या फिर कॉन्जुगेट बेस बोल लो, ऑल राइट, ठीक है। अब देखो एक केस लेते हैं जो अभी हमने देखा था, उसमें क्या किया था हमने, स्ट्रॉन्ग एसिड का x अमाउंट ऐड कर दिया था। तो स्ट्रॉन्ग एसिड को जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो वो कॉन्जुगेट बेस के साथ रिएक्ट करके अपना काम करने लगेगा। तो कॉन्जुगेट बेस के साथ अगर इसने रिएक्ट किया तो जब पीएच चेंज हुआ होगा तो B-X टर्म आएगा और ये थोड़ा इंक्रीज हो गया होगा तो A+X हो जाएगा, राइट। अच्छा अब देखो ये एसिडिक बफर अगर हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस ऐड किया है तब भी काम करेगा। तो अभी सोचो स्मॉल अमाउंट ऑफ जो बेस हमने ऐड किया है उसके लिए अब हम लोग ये टर्म x यूज कर लेंगे ना, ग्रीन कलर, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, बात समझ में आई ना। तो अभी इस केस में अभी हम लोगों ने केवल ब्लू वाला केस डिस्कस किया था, केवल ब्लू केस डिस्कस किया था, लेकिन अगर ग्रीन केस कहीं होगा तो ये तो A-X हो जाएगा और ये क्योंकि इधर आएगा तो B+X हो जाएगा। रिमूव हो जाएगा तो x अमाउंट, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से थोड़ा रिमूव मतलब इसके साथ रिएक्ट हो रहा है तो फिर इधर आ रहा है तो थोड़ा ऐड हो जाएगा, बात समझ आई। अब मेन पॉइंट मैं जो आपको बताना चाह रही थी कि ये जो B-X और A+X है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में है। स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ स्ट्रॉन्ग बेस जब हम ऐड करेंगे यस तो जहां B है वहीं B+X लिखेंगे, जहां A है वहां A-X लिखेंगे, बात समझे। तो ये एक्सप्रेशन अब एक्चुअली चेंज होता रहेगा, लेकिन ये x बहुत ही कम अमाउंट है तो उसको हम लोग A या B के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऑल राइट। तो इस तरह से ये इक्वेशन आ जाता है, ठीक है, ऑल राइट। इसका रेसिप्रोकल रहता है एक्चुअली, उसका हमें क्या लेना होता है, ये जो चेंज हो रहा है अपॉन चेंज इन पीएच, ठीक है, क्योंकि यही जब 1 हो जाए है ना तो वही तो हो जाएगा मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, ठीक है। मतलब कितना अमाउंट दे रहे हैं उधर, वो जो x है नहीं वेट, अभी तो सिंपल हम लोग बफर कैपेसिटी देख रहे हैं ना, ठीक है। ए और बी हमारे क्वेश्चन में गिवन होता है, के ए या के बी भी गिवन होगा, ठीक है, लेकिन के ए के बी का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है क्योंकि कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। ये टर्म बफर कैपेसिटी अगर आप मैक्सिमम चेक करना चाहो ना तो वो तभी मैक्सिमम होगा जब ये और ये बराबर होगा, ठीक है। ओ आई थिंक यही रेशियो रहता है ए बी अपॉन A+B, A/B अगर आप करो ना, ठीक है, तो ये मैक्सिमम होगा जब A और B इक्वल होगा, ठीक है। इसको आप अगर चेक करो क्योंकि अब डिवाइड करना होगा ना सबसे, ठीक है, तो वो मैक्सिमम तभी आता है जब A और B इक्वल होता है, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ यूज करते हैं और एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको कहते हैं मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। नेक्स्ट से याद दिलाना, मैं थोड़ा ये वाला दिस वन, ठीक ठीक। तो ये केवल एक केस अभी हमने लिया था ना जब स्ट्रॉन्ग एसिड को हमने क्या किया था, ऐड किया था, कितना अमाउंट भाई, x अमाउंट, राइट, ठीक है। अब देखो एक टर्म हम लोग यहाँ पर अच्छा ओके लिख लो, ये A-B-X क्या है वो लिखना जरूरी है, ठीक है। लिख रहे हो ये चीज यहाँ पर डिनोट कर लेना। इसको लिखने के बाद ये जब आप लिखोगे ना तो इसके बाद एक काम ये कर लेना, डेल्टा पीएच कैसे आ जाएगा, pH2 माइनस pH1, ठीक है, ऑल राइट। तो P के A टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और लॉग दिस माइनस दिस हो जाएगा ना, तो लॉग के अंदर अगर आ जाएगा तो ये आ जाना है आपका B अपॉन A था ना, A अपॉन B हो जाएगा, राइट।
इंटू बी माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या करना है, इसका नेक्स्ट स्टेप डी डेल्टा पी एच अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये निकाल लो, फिर इसका रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल ले लोगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, अभी एक केस को अगर जब आप देखते हो, जब स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया है, तो इस केस में यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस एक्स बी माइनस एक्स। ठीक है, यहीं अगर किसी ने, हाँ किसी ने, और एक्स तो नेग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने सीधा सीधा वैल्यू लिखा था, फॉर्मूला लिखा था, तो उसको नेग्लेक्ट करके ही लिखा, फाइनल फॉर्म लिखा। ऑल राइट, ओके, आगे बढ़े अब। ठीक है, अब एक लिख लो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। ये कब आता है, व्हेन A equals to B, that means conjugate acid equals to, sorry, concentration of acid equals to concentration of salt। इसके जगह पर concentration of conjugate base भी लिखा हो सकता है। ठीक है, किस केस में है ये है जब हमने एसिडिक बफर लिया हुआ है। ठीक है, अगर बेसिक बफर लेंगे तब भी, हाँ बस बस, ठीक है, इन केस ऑफ बेसिक बफर ए बी लेके चले थे, इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ था। ठीक है, जो भी बेस है, वीक बेस, वीक एसिड है, ये वीक बेस है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ओके, समझ गए। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट बफर। ओके, अब बफर कैपेसिटी अगर हो तो ये देख लेना मैक्सिमम कब होगा, जब इस दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, बराबर। ठीक है, और जो फॉर्मूला हमें यूज़ करना है वो बफर कैपेसिटी का ये। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग स्किप नहीं करेंगे। ओके, क्वेश्चन लिख लेना, विच ऑफ द फॉलोइंग बफर which of the following buffer will be better, question mark। पहला देखो 0.1 मोलर CH3COOH and 0.1 मोलर CH3COONA, और इसका जो सॉल्यूशन बना हुआ है वो 1 लीटर का सॉल्यूशन। ओके, ठीक है, ऑल राइट, थोड़ा टाइम चाहिए क्या? अच्छा, ओके, ठीक है, सेकेंड देखो 0.2 मोलर CH3COOH एंड 0.2 मोलर CH3COONA, इसका भी 1 लीटर का सॉल्यूशन है, ओवरऑल वॉल्यूम 1 लीटर है। ठीक है, pKa गिवन है, CH3COOH का दोनों कौन सा टाइप का बफर है बताना, तो एसिडिक या बेसिक? वेरी नाइस, चलो इसको जरा करो। तो कैसे पता करेंगे, बफर कैपेसिटी निकाल लो। ठीक है, बफर कैपेसिटी दोनों का ही निकाल लो। बफर कैपेसिटी कैसे निकालोगे, कौन सा फॉर्मूला? 2.303 into AB by A plus BC। हाँ, वेरी गुड, यूज करो दोनों के केस में।
गया बफर कैपेसिटी। क्या क्या वैल्यू आया है? आया है 0.11515 और एक का है 0.2303। तो कौन सा बेहतर हुआ, व्हाट मतलब अकॉर्डिंग टू यू? ज़्यादा होगा वही तो बेटर होगा ना। हाँ बिल्कुल। तो कौन सा बेटर होगा, ए या बी? वाला बी। बी। बात समझ गए? ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को अगर ऐसे सीधे देखे तो ए और बी यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, पता ही नहीं चलेगा। बात समझे? ठीक है, तो पता ही नहीं चलेगा दोनों में, तो कैसे कंपेयर करेंगे? रेशियो में भी तो ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं ना। क्या बोल रहे हो? रेशियो रहता है ना हाँ हाँ, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, उसको अगर आप देख लो तो बस वही से आ जाएगा। ठीक है, 2.303 तो कॉमन ही है दोनों में। ठीक है, तो रेशियो देख लोगे, जिसका रेशियो हायर है वो थोड़ा अच्छा बफर हो जाएगा। बात समझे? तो इस तरह से इसका यूज होता है, लेकिन ये छोटा टॉपिक है ना, हर साल इससे क्वेश्चन नहीं आता। ठीक, लेकिन ये टॉपिक है, हो सकता है किसी बार कहीं पर पूछ दे तो, लेकिन सिंपल है ये, है ना। ठीक है, सिंपल छोटा टॉपिक है। ओके, अब आगे थोड़ा सा आते हैं टाइट्रेशन कर्व। टाइट्रेशन कर्व ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पर हम लोग ग्राफ से रिलेटेड कुछ चीज़ को समझते हैं। ठीक है, और ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिसेंट कुछ ईयर में काफ़ी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एनालिटिकल स्किल आप आराम से चेक कर सकते हो बच्चे का। ठीक है, जिसका एनालिटिकल स्किल अच्छा है वही यहाँ से एनालाइज कर सकता है। ठीक है, और आप जैसे अगर आप इंजीनियरिंग को देखो तो भाई ये प्रोफेशन ही इस तरह से है कि एनालिटिकल स्किल आपका थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा बढ़िया होना चाहिए, तब जाके आप नई नई चीज़ें सोच पाओगे, इनोवेटिव काम कर पाओगे। ऑलराइट, ये प्रोफेशनल पढ़ाई है, राइट। तो दैट्स वाई इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है ये। ओके, तो इस चीज़ को चेक भी किया जाता है। ओके, अच्छा, अब इसको एक बार अगर आप समझ लोगे कि ठीक है ये क्या है, तो फिर उसको यूज़ करना आसान होता है। ठीक है, ओके, अभी कुछ कैलकुलेशन होगा, लेकिन वो कैलकुलेशन ज़रूरी है। सिंपल कैलकुलेशन खुद से कर सकते हो, लेकिन थोड़ा जो अगर वैल्यू थोड़ा इधर उधर रहे तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो आज के क्लास के लिए। ऑलराइट, ठीक है। अब देखो टाइट्रेशन एक्चुअली क्या होता है ना, टाइट्रेशन दो टाइप का होता है। एक आपका आता है जब आप रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ कर रहे हो, रेडॉक्स रिएक्शन जब होता है ना, वहाँ पे भी टर्म टाइट्रेशन यूज़ होता है, ड्यूरिंग रेडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, और फिर उधर कुछ रिएक्शंस हैं वो लिए जाते हैं, हाइपो सॉल्यूशन, दिस दैट, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, बैक टाइट्रेशन, ये वो बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पर होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है टाइट्रेशन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या है कि जैसे कि आप कॉलेज में भी जब जाओगे ना तो फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री रहेगा। ठीक है, और आपको लैब भी किया जाएगा, तो लैब करवाया जाएगा। लैब के एक्सपेरिमेंट में आप देखोगे ये टाइट्रेशन वाला जो भी आप पढ़ रहे हो, अगर स्कूल में हो चुका है बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो वहाँ पर होगा ही होगा। अच्छा अच्छा, वो देखो क्यों होता है, क्योंकि हाँ जनरली वही होता है कि भाई आपका पहले HCl का सोल्यूशन ले लो, ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH को ऐड करने को बोलते हैं, यही करते हैं ना। थोड़ा अमाउंट में फेनोप्थिलीन डालना होता है, बहुत एक्स्ट्रा नहीं डालना चाहिए। ठीक है, जस्ट थोड़े अमाउंट में डालो। ठीक है, ऑलराइट। अब देखो क्या होता है, फेनोप्थिलीन खुद में HPH उसका वीक एसिड होता है। ठीक है, वीक एसिड होता है वो। ठीक है, तो इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे फेनोप्थिलीन हो गया या मिथाइल ऑरेंज हो गया, उसके बारे में भी, हाँ हाँ उसके बारे में भी पढ़ेंगे, उसका pH रेंज कैसे यूज़ होता है। होता है सब, वो सब देखो बहुत सारे तो नेचुरल इंडिकेटर है। अनियन भी हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है, वो स्मेल चेंज होता है ना। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो। ठीक है, इंडिकेटर का मतलब भी यही होता है कि वो इंडिकेट करता है कि अब देखो तुम्हारा रिएक्शन हो गया है। तो कैसे इंडिकेट कर सकता है, स्मेल में चेंज हम परसीव कर लेंगे, है ना। अब कलर में चेंज परसीव कर लेंगे, लेकिन कलर चेंज अगेन ना, हाँ अगेन ये परसेप्शन के ऊपर बेस्ड है ना, तो पर्सन टू पर्सन वो अलग आदमी अलग टाइम पर हो सकता है क्या सोचे कि भाई अब ये चेंज हुआ है। कोई हो सकता है थोड़ा पहले ही देख ले, अरे चेंज हो गया, रुक जाओ। कोई हो सकता है बोले नहीं नहीं अभी मुझे और थोड़ा 1 ml ऐड करने दो, 0.1 ml ऐड करने दो, 0.2 ml ऐड करने दो, है कि नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा फिजिकल रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन एलिमेंट ऐड हो रहा है वहाँ पर, तो एरर भी थोड़ा ना थोड़ा आना ही है। ठीक है, अब हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उसमें एक कैलकुलेशन हमेशा ही होता है परसेंटेज एरर का लास्ट में, है ना। वो जानबूझ के करवाया जाता है ना लैब में। कभी भी आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, तो थ्योरी से मैच करता हुआ रिजल्ट आपका आना चाहिए एक्चुअली। ठीक है,
एरर तो थोड़ा ना थोड़ा होगा, लेकिन वो थोड़ा 5% के अगर आसपास है तो बहुत ही बेहतर आपका एक्सपेरिमेंट रहा, ठीक है। वही अब किसी का एरर अगर 40% आ रहा है तो भाई ये तो बड़ा ही गड़बड़ है, बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया ना, बात समझे, ठीक है। तो दैट्स वाई ये कैलकुलेशन भी करवाए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन और कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ऑलराइट, ओके। तो अब देखो इसमें टाइट्रेशन कर्व में हम लोग अभी क्या करेंगे, प्रैक्टिकल चीज़ों को थोड़ा थ्योरी से कैसे रिलेटेड है वैसे रिलेट करके देखेंगे, सिंपल चीज़ है, ऑलराइट। अब देखो जैसे अभी हमने यहाँ पर कुछ टर्म यूज़ होता है ना, ब्यूरेट, पाइपेट, कोनिकल फ्लास्क, सबका सब, लेकिन ना हमारा अगर आपको ध्यान हो ये बिल्कुल ग्लास के बने पड़े होते हैं ताकि आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। पहले से HCl है तो वो भी लिक्विड सॉल्यूशन, पानी की तरह, उसमें कोई कलर नहीं होता, ठीक है। थोड़ा फेनोल्फथालीन उसमें ऐड कर दो, एकदम नॉर्मल रहेगा, उसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा, ठीक है। अब ड्रॉप बाय ड्रॉप आप जब NaOH ऐड करोगे ना तो वो ध्यान से हमें ऐड करना चाहिए, ठीक है। अब उसको जब हम ऐड करते हैं ना तो हमारे पास जो ऐड करने के लिए चीज़ होता है उसमें ऊपर ऐसे रबर टाइप का बना होता है ना, जिसको आप धीरे धीरे प्रेस करो तो उससे ड्रॉप बाय ड्रॉप रिलीज होता है, ठीक है। तो आपने क्या वॉल्यूम एसिड लिया हुआ है, कौन सा एसिड लिया हुआ है, बेस कौन सा ले रहे हो, जैसे HCl लिया है ना, लेट अस सपोज हमारा जो आपका कॉनिकल फ्लास्क है उसमें अगर HCl है पहले से, HCl प्लस थोड़ा अमाउंट में फेनोल्फथालीन है, फेनोल्फथालीन को आप ऐसे लिख सकते हो, H कैपिटल P लिख लो, HPH, फेनोल्फथालीन, ठीक है। इस दोनों का मिक्सचर उस कॉनिकल फ्लास्क में पहले से है। तो अब आप क्या कर रहे हो, कॉनिकल फ्लास्क थोड़ा लंबा सा होता है लेकिन मैंने इस तरह से ड्रॉ किया, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हो आप, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हो, क्या इसके अंदर, हाँ इसके अंदर है स्ट्रॉन्ग बेस, और ये स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा ले रखा है, NaOH। तो एक्चुअली क्या कर रहे हो गई, क्या क्या बोल रहे हो, अगर वो रिएक्ट करे एक साथ तो सॉल्ट फॉर्म नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सॉल्ट फॉर्म होगा, लेकिन क्या हमें दिखेगा, सॉल्यूशन के अंदर होगा तो हमें तो दिखेगा नहीं, सब किसी का भी कलर नहीं है, ठीक है। तो फिर वो अगर टेस्ट करें तो होता है। अच्छा, लेकिन अगर आप टेस्ट करने की बात करो, सॉल्यूशन अगर एसिडिक है तो वो तो एसिड भी टेस्ट हो जाएगा, और जब आप हाथ से उठाओगे आपका हाथ भी जल जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि भाई बिल्कुल टच मत करना, दूर रहो, ध्यान से करना, एक बार में एक ही इंसान ट्राई करेगा आराम से, लेकिन है ना, क्योंकि आप जो भी चीज़ हैंडल कर रहे हो सब कोरोसिव नेचर का, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस भी अगर लग जाए तो भी आपका वो मतलब ड्राई आउट करने लगता है, ठीक है। कोरोसिव नेचर का होता है दोनों भी, तो कभी ऐसे सीधे सीधे टेस्ट करने का तो सोचना भी नहीं चाहिए, ठीक है, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, ओके, ठीक है। केमिकल में होता है ना, कभी भी आप केमिकल के साथ अगर कुछ भी काम कर रहे हो तो पहले प्रिकॉशन ज़रूरी है, ठीक है। पहले आप सही सलामत से रहोगे तो 4 एक्सपेरिमेंट कर लोगे, है कि नहीं, तो इसलिए सही सलामती सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो HCl प्लस NaOH जब आप करोगे तो ये क्या होगा, NaCl प्लस H2O न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कंप्लीट रिएक्शन कब होगा, जब इसका मोल और इसका मोल बराबर हो जाएगा, राइट। तो अब मोल हम कैसे निकालेंगे, इसका जो मोलैरिटी है और वॉल्यूम हमने क्या लिया हुआ है, तो m1 इंटू V1 कर दो तो इसका मोल्स आ जाएगा। तो इसका मोल अगर लेट अस सपोज Y लिया हुआ है तो इट हैज टू कम इक्वल टू दिस वैल्यू Y, है ना। हाँ, अब हम ऐड कैसे कर रहे हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप, है ना। तो अब यहाँ क्या होता है कि भाई कितना मिलीलीटर हमने ऐड कर दिया ना, उसका हम लोग यहीं पर मेजरमेंट होता है, हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ से पता है कि Y मोल है, ठीक है, और NaOH अगर लिया हुआ है तो इसका मोलैरिटी क्या है, लेट अस सपोज अगर दोनों का मोलैरिटी mm है, सेम मोलैरिटी अगर हमने ले लिया तो भाई इक्वल वॉल्यूम लोगे तब जाके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, क्योंकि तभी तो ये Y और इसका जो नंबर ऑफ मोल है ये बराबर होगा, पॉइंट समझ रहे हो ना। दैट्स व्हाई यहाँ पे ये यूज करते हैं M1V1 इक्वल्स टू M2V2, ऑलराइट, ठीक है, ओके। अब एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ दोनों का ही वैलेंसी फैक्टर 1 है तो सीधे सीधे हम लोग M1V1 यूज कर सकते हैं। वैलेंसी फैक्टर डिफरेंट है तो नॉर्मलिटी यूज कर लो, N1V1 इक्वल्स टू N2V2, ये तो हमेशा ही ट्रू रहेगा, ऑलराइट। नॉर्मलिटी ध्यान से निकाल लो, ओके। अच्छा, तो अब हमें क्या देखना है कि लेट अस सपोज अगर आपने कुछ 50 ml ले रखा है HCl का पहले, तो इसका मतलब अब यहाँ से भी आपको 50 ml ही ऐड करना है। तो स्टार्टिंग के 10-20 आपने थोड़ा मतलब बहुत जल्दी से नहीं ऐड करना चाहिए, क्योंकि अगर ये इधर उधर होता है ना कि भाई उछल अगर रहा है तो दैट मीन्स वो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए थोड़ा स्लोली कहते हैं ऐड करो, और अब देखो रिजल्ट क्या हो रहा है ये देखो, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप 45 ml के आसपास आ गए ना, अब आपको थोड़ा ध्यान से धीरे धीरे करके ऐड करना चाहिए, क्यों, क्योंकि अब वो इक्विवेलेंस पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट आने वाला है ना, अब न्यूट्रलाइज होने वाला है। अगर आपने अभी भी ध्यान नहीं दिया, एक्स्ट्रा दे दिया, तो ये तो कलर चेंज कर लेगा, जैसा कि आप कह रहे हो भाई पूरा ही पिंक हो गया, इसका मतलब उस पार्ट पर ध्यान नहीं दिया गया। अच्छा ठीक है, ऐड करते जा रहे, स्टार्टिंग में अगर बहुत ध्यान से करोगे ना तो यार ये तो हो ही नहीं रहा, चलो और डालो, ठीक है।
तो हमें किस तरह से करना चाहिए, थोड़ा सा ये सोचते हुए अच्छा ठीक है इसमें हमें ऐड कितना करना होगा, ठीक है, उसके आसपास जब हम लोग आ जाएंगे ना फिर बी कॉशियस, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट उछलते कूदते नहीं करना चाहिए कि भाई थोड़ा ले लिया एकदम घुमा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि जब आप जैसे 45 48 ml 49 ml जब आप डाल दोगे ना, तो अगर आपने थोड़ा धीरे से एक्सपेरिमेंट किया हुआ था तो जब ये 50 ml के आसपास, इनफैक्ट 50 ml से थोड़ा आगे एक्स्ट्रा देना पड़ता है, ठीक है, तो अब जब ड्रॉप दोगे ना तो पहला ड्रॉप में आपको दिखेगा कि पिंक हो रहा है, फिर वो खत्म हो जा रहा है। मैंने उतना ही किया, डाल दिया, फिर उसको ऐसे घुमाया, देखा डीप पिंक हो गया, बहुत ही एक्सेस हो गया था इसका मतलब, ठीक है। ये स्टार्टिंग में ऐसे होता है, नेक्स्ट टाइम जब भी करना ना तो इसको थोड़ा मतलब समझ रहे हो ना कैसे थ्योरी से रिलेट करके हम लोग वॉल्यूम का आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अब वो वॉल्यूम आ जाए तो अब थोड़ा धीरे धीरे से एक्सपेरिमेंट करना, क्योंकि 10 बार एक्सपेरिमेंट तो करने नहीं मिलेगा, है ना, ठीक है। और तो सिंगल सिंगल ड्रॉप में क्या होता है कि भाई ये जब ये जा रहा है तो न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, लेकिन अभी भी ओवरऑल सोल्यूशन ये बता रहा है एसिडिक है ना, दैट्स वाई वो फिर से मिल जा रहा है, फिर थोड़ा आप डालो, ठीक है। 3-4 जैसे ही आप एक्स्ट्रा डाल देते हो ना एकदम लाइट पिंक, बहुत लाइट पिंक हो जाता है ओवरऑल, और उसी समय आपको एक्सपेरिमेंट रोक देना चाहिए क्योंकि अब आपका न्यूट्रलाइजेशन हो चुका है, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात देखो, इंडिकेटर के बारे में आपको पता होगा, फिनोल्फ्थालीन खुद 8 से 10 के रेंज में, 10 से भी थोड़ा ज़्यादा रेंज में वो पीएच चेंज दिखाता है ना। तो 7 के तो बहुत बात, जब 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तब जाके वो ये काम करना स्टार्ट करेगा, बात समझे, ठीक है, ऑलराइट। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कैसे, ग्राफ में अगर आप देखोगे तो इधर एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम एडेड इसका रहता है जनरली, और इधर रहेगा आपका पीएच, ठीक है। अब देखो जैसा केस आपका था कि भाई पहले क्या लिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना, ये 14 तक वैसे ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है, और थोड़ा इक्वल स्पेसिंग देना, ग्राफ जब भी ड्रॉ करो ना तो इक्वल स्पेसिंग देना, 12 13 14, बात समझे। अब देखो पहले अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड HCl लिया हुआ है तो व्हाट डू यू थिंक, इसमें पीएच ऊपर की तरफ स्टार्ट होगा या नीचे की तरफ, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो समवेयर 1 से 2 के आसपास कहीं पर होगा, ठीक है, ऑलराइट। अब जब आप वॉल्यूम ऐड कर रहे हो, है ना, अब जब आप कह रहे हो कि एकदम सॉल्यूशन पिंक हो गया था, हमने इतना डाला फिर जैसे ही उसको मिक्स किया तो एकदम पिंक हो गया, इसका मतलब अब वो न्यूट्रलाइज होकर ऊपर चला गया होगा, क्योंकि आप बेस मिला रहे हो NaOH, तो वो जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन था अब वो बेसिक सॉल्यूशन हो चुका है, बात समझे। तो यहाँ पर नेचर कुछ ऐसा आ जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, इसीलिए ग्राफ आता है, बात समझे। लेकिन देखो अभी हम लोग हाँ अभी इसको ड्रॉ मत करना, एक काम अभी हम लोग करेंगे, पहले ये ड्रॉ कर लिया है ना, ठीक है, अच्छा उसको भी ड्रॉ कर लिया, कोई बात नहीं, अभी 1-2 एक्स्ट्रा बना लो, इससे ना थोड़ा हाँ आइडिया अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये रखना इक्वल स्पेसिंग इधर, और इधर जनरली अब 5 ml का इधर स्पेसिंग कर लेना, ठीक है, 5 ml 10 ml 15 ml 20 ml ऐसे करके कर लेना, ठीक है, 5 का या 10 का जनरली लिया जाता है, ठीक है, हाँ 5 10 15 20 ये क्या हो जाए 25 30 35, ठीक है। ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा कि हम थोड़ा कैलकुलेट तो कर सकते हैं ना कि ठीक है एसिड का नंबर ऑफ मोल कितना है, इसके हिसाब से बेस का कितना मोल आना चाहिए, है ना, थोड़ा अभी हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में इसको करेंगे, ठीक है, लिख लिया। तो ये एक जनरल ग्राफ आपके सामने है। अब स्पेसिंग तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं ना, ठीक है, इधर ट्राई करना चाहिए 40 तक जरूर रखना, क्योंकि 12 से अगर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया हो तो 12 के आसपास रहेगा, अगर वीक बेस ऐड कर रहे हो तो समवेयर 9-10 में आपका काम खत्म हो जाएगा, है ना, ठीक है, ऑलराइट। तो अब हम लोग टाइट्रेशन कर्व बनाने की कोशिश करेंगे, जब क्वेश्चन लिख लेना यहाँ पर, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, यही आपने किया था, ठीक है, और इसका ले लो
40 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl, ठीक है, और NaOH का 0.1 मोलर सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेशन हो रहा है। कोनिकल फ्लास्क में पहले क्या है, जो सॉल्यूशन है ये है, पहले HCl लिया गया है, इसका वॉल्यूम भी पता है, दैट मीन्स ये पहले ले लिया गया है। ऑलराइट, समझ रहे हो ना ये पार्ट, ठीक है, ओके। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तो इतना ऑलरेडी है, ये तो इतना ऑलरेडी है, ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या कर रहे होंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या ऐड कर रहे होंगे, NaOH, HCl तो पहले से ही यहाँ है, ठीक है, HCl में थोड़ा सा हम लोग इंडिकेटर भी मिला के रखे ही होंगे, ठीक है, ऑलराइट। अब स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग मिला रहे हैं इसमें, तो वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाते हैं। ऑलराइट, अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड और pH ऑफ सॉल्यूशन, बात समझे। S2 का अब वॉल्यूम कैसे ऐड करते हो, जब वॉल्यूम हमने 0 ml ऐड किया इसका,